जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम IAS PCS। आज हम पॉलिटी PT 365 का पार्ट थर्ड करने वाले हैं, जिसमें जिसमें हम लोग आज सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में देखेंगे और न्यूज़ रिलेटेड टू जुडिशरी। सेंट्रल स्टेट रिलेशन में रोल ऑफ गवर्नर, कोऑपरेटिव फेडरेशन, देन इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। और जुडिशरी में फोर टॉपिक। जुडिशरी में जुडिशियल अपॉइंटमेंट, दैट इज़ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, लीगल एड, मीडिएशन एक्ट 2023, देन मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 एंड सम अदर न्यूज़ आइटम्स। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के पहले आप लोग जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और साथ में बेस्ट पार्ट अपना कमेंट कीजिए। ओके, तो थर्ड टॉपिक है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। इसमें फर्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ गवर्नर। ओके, तो एज वी नो, केरला, तमिलनाडु एंड पंजाब, इस यहाँ पे गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, इनके बीच में हमेशा टसल देखने को मिली हमें पिछले साल न्यूज़ में। और इसीलिए ये सभी लोग केरला स्टेट, तमिलनाडु एंड पंजाब मूव टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव गवर्नर ओवर द पेंडिंग बिल्स। राइट, दैट्स वाई इट केम इनटू द न्यूज़। ओके, तो गवर्नर से रिलेटेड सबसे पहले आर्टिकल 200 इम्पॉर्टेंट है। तो दिस इज दैट assent of the governor is necessary for the bill to become a law, as we all know. Or in the case of central government, assent of the president is necessary for the bill to become a law or the act. Right? In this regard, गवर्नर के बारे में थोड़ा कुछ चीज़ जान लेते हैं। गवर्नर के पास लगभग चार ऑप्शंस होते हैं। पहला कि वो गवर्नर उस बिल को असेंट दे दे, तो उस वक्त वो बिल लॉ बन जाएगा। राइट, या फिर गवर्नर विथहोल्ड कर सकता है असेंट को, मतलब अपना साइन ना करे और विथहोल्ड कर दे, तो उस टाइम पे बिल फेल्स टू बिकम अ लॉ। राइट, थर्ड ऑप्शन होता है गवर्नर जी के पास कि उसे उस बिल को रिटर्न कर दे और रिकन्सिडरेशन के लिए। राइट, तो इस केस में अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने उस बिल को अगेन पास कर दिया, तो गवर्नर को असेंट देना ही पड़ेगा इन द केस ऑफ री एनेक्टेड बिल। वो चाहे तो वो ओरिजिनल शेप में हो या फिर मॉडिफाइड फॉर्म में हो, बिल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। गवर्नर मस्ट हैव टू गिव हिज असेंट इन द री एनेक्टेड बिल। राइट, ऑन द अदर केस, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी टाइम लिमिट टू असेंट द बिल। राइट, तो गवर्नर के लिए कोई भी टाइम लिमिट ऐसी नहीं है जिसके अंदर वो टाइम लिमिट में रह के टाइम बाउंड मैनर पे असेंट दे सकें। राइट, इट ओनली इंसिस्ट दैट एज सून एज पॉसिबल। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा है कि एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी हो सके बिल को असेंट देना है, बट इसका कुछ डिफिनीशन नहीं दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट, ओके, देन फोर्थ ऑप्शन गवर्नर के पास होता है रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर कोई बिल गवर्नर साहब को उनके ओपिनियन में ऐसा लगे जो कि डेरोगेटरी टू द पावर ऑफ हाई कोर्ट और द एनी कोर्ट, और इट इंडेंजर द पोजीशन ऑफ द कोर्ट एंड और विच इज़ मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, सो उस केस में गवर्नर साहब कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उस बिल को होल्ड कर सकते हैं। ओके, देन रिजर्विंग द बिल फॉर प्रेसिडेंट, आर्टिकल 201। आर्टिकल 201 में क्या दे रखा है? प्रेसिडेंट कैन आइदर गिव हिज असेंट और विथ होल्ड द असेंट। प्रेसिडेंट के पास ऑब्वियसली द सेम पावर कि वो चाहे तो असेंट दे दे या फिर विथ होल्ड कर ले। राइट, प्रेसिडेंट में डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल इफ़, अगर वो बिल री एनेक्टेड फॉर्म में फिर से आना है, वही सेम बिल या फिर री एनेक्ट करके कुछ रिकन्सिडर करके बिल को लाना है, तो वो प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नर साहब ने प्रेसिडेंट को उसे रिफ़र कर दिया था। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं गवर्नर से रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं। आर्टिकल 153, एज वी ऑल नो, देयर शैल बी अ गवर्नर इन ईच स्टेट। राइट, देन आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर की दे रखी है। आर्टिकल 155 में
प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे गवर्नर साहब को, इसमें ये दे रखा है आर्टिकल 161 में पावर ऑफ पार्डनिंग पावर और रिप्राइव की पावर गवर्नर साहब की दे रखी है। देन आर्टिकल 163 में चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस में गवर्नर साहब काम करेंगे, राइट। आर्टिकल 164 में ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर साहब करते हैं। आर्टिकल 213 में ही में प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंसेस, और 123 में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंसेस, राइट। देन आर्टिकल 217 में ही इज़ कंसल्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, राइट। हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए इन्हें कंसल्ट किया जाएगा। कुछ जुडिशल केसेस हैं इनसे रिलेटेड, फॉर एग्जांपल शमशेर सिंह केस 1974, देन नामम राबिया केस 2016। इसमें ये बताया कि अगर गवर्नर इफ़ गवर्नर इज एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन बियॉन्ड हिज जुरिस्डिक्शन तो वो जुडिशियल रिव्यू में काउंट होगा। इसी तरीके से तमिलनाडु गवर्नर केस 2023 में भी हमने देखा कि गवर्नर कैन नॉट रिफ़र द बिल आफ्टर री एनेक्टेड, जब री एनेक्ट होके गवर्नर के पास वापस से वो बिल आ जाता है फिर से, तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट साहब को रिफ़र नहीं कर सकते, राइट। देन नेक्स्ट टॉपिक है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ओके, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है? दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट टू शो नाइदर इज़ अबव द अदर, मीन्स ना ही स्टेट ना ही यूनियन, कोई किसी से बड़ा नहीं है, ये दोनों लोग साथ में मिलके काम करते हैं, ये दोनों यूनियन और स्टेट साथ में मिलके काम करते हैं। दिस इज़ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राइट। इट emphasizes दैट द नेशनल एंड द स्टेट एजेंसीज अंडरटेक गवर्नमेंट फंक्शंस जॉइंटली रादर देन एक्सक्लूसिवली। ये इसमें बताता है कि जॉइंटली ये लोग जो भी फंक्शंस हैं इनके ये जॉइंटली करते हैं, ना कि एक्सक्लूसिवली कि किसी एक के पास पूरी पावर नहीं है, बल्कि साथ में ही मिलके आगे बढ़ते हैं, राइट। देन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल हो गया जिसमें सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट दे रखी है पावर, और इनमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तरीके से दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। ऐसे ही ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर आर्टिकल 312, आर्टिकल 312, सेम लाइक अ सेम, ओके। देन नेक्स्ट है इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, राइट, टू इन्फोर्स द स्टेट एज वेल एज द सेंट्रल लॉज, राइट। देन इंटरस्टेट काउंसिल जो कि आर्टिकल 263 में दे रखा है, इसमें दोनों के कॉमन इंटरेस्ट के बारे में बताया जाता है, सेंटर और स्टेट का, राइट। ये डिस्कस एंड इन्वेस्टिगेट करता है द सब्जेक्ट ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, इंटरस्टेट काउंसिल। इन आर्टिकल 261 full faith and credit shall be throughout the territory of India to public act or records of and the judicial proceeding। आर्टिकल 261 में ये बताया गया है कि पूरा हमें फेथ रखना है, पूरा क्रेडिट रखना है, जो भी एक्ट्स, रिकॉर्ड्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं ये पूरे यूनियन में और या फिर एवरी स्टेट में, उनमें हमें पूरा फेथ रखना है, राइट। देन जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल एज अ स्टेटरी बॉडी है जो कि स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956 के तहत बनी, और ये कोऑर्डिनेशन को, कोऑपरेटिव कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करती है, राइट। देन आर्टिकल 280, इट इज़ अबाउट द फाइनेंस कमीशन, राइट। फाइनेंस कमीशन जो कि फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज के बारे में सेंटर और स्टेट में उसके बारे में बताते हैं, राइट, रिकमेंडेशन देते हैं। देन उसके बाद आर्टिकल 279A जो कि जीएसटी काउंसिल है, इसमें इन्वॉल्विंग मेंबर्स एंड द यूनियन एंड द स्टेट, तीनों लोग जीएसटी काउंसिल में होते हैं, ओके। देन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कुछ स्टेप्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, राइट। देन इसमें शेयर ऑफ द स्टेट्स 14 फाइनेंस कमीशन, एज वी ऑल नो, इसमें स्टेट का शेयर, सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू का शेयर और स्टेट का शेयर जो कि 32% से लेकर 42% तक कर दिया गया, राइट, इंक्रीज़ कर दिया गया, राइट। देन इसके बाद कुछ रिस्ट्रक्चर किया गया सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को। फिर इसके बाद कुछ बेल आउट प्रोग्राम्स वगैरह भी किया गया, फॉर एग्जांपल उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस उदय स्कीम को, और कुछ नीति आयोग के भी इनिशिएटिव्स हैं जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल नीति आयोग के क्या इनिशिएटिव्स, लाइक ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स हो गए और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए है। अभी ऐसे ही 2023 में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स भी लॉन्च किया गया है जो कि नीति आयोग का ही है। देन सब ग्रुप्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस,
देन एक साथ प्रोग्राम है, साथ इनिशिएटिव पूछ सकता है कि किसका इनिशिएटिव है, तो ये नीति आयोग का इनिशिएटिव है, जो कि साथ इनिशिएटिव इज़ फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, राइट। इसी तरह फ्रेमिंग कुछ मॉडल लॉज वगैरह फॉर द लैंड लीजिंग एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म, ये सारी चीज़ें नीति आयोग के इनिशिएटिव्स हैं, राइट। देन नेक्स्ट टॉपिक है इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स। ओके, तो इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट में क्या है, कुछ असम और अरुणाचल प्रदेश और असम ने MOU साइन कर लिया बिटवीन देयर इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व आउट कर लिया, दैट्स वाई न्यूज़ में आया। तो हम इसका कुछ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस देख लेते हैं। तो अंडर आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है किसी भी डिस्प्यूट को लेकर, राइट। तो ये है जुडिशल रिड्रेसल। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 131 में क्या पावर है, तो जब किसी दो स्टेट के बीच में, टू और मोर स्टेट के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है उसकी। देन इफ़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट और स्टेट वन साइड, राइट, देन वन और मोर स्टेट इज़ इन्वॉल्व, देन उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। या फिर टू और मोर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स है तो उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 131 के अंदर जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, राइट। देन जैसे हमने पहले पढ़ा आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल। फ्रेंड्स, आप लोग भी आर्टिकल ध्यान से थोड़ा देखते रहिएगा, क्योंकि ये स्टेट में या फिर कभी कभी UPSC में भी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 में दे रखा है, इसमें प्रेसिडेंट सेटअप करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। तो ये हमें ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट साहब सेटअप करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल इट इज़ अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी बिटवीन द स्टेट, राइट। ये स्टेट्स के बीच में जो भी डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन करने के लिए होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। इसमें इसकी ड्यूटी क्या है, इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइजिंग अपॉन द डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स, इंक्वायरी करने का काम और एडवाइस करने का काम, इन्वेस्टिगेट करने का और डिस्कस करने का, जो भी सब्जेक्ट्स रिलेटेड मैटर है उसको डिस्कस करने का काम बिटवीन द इन द सम स्टेट और ऑल द स्टेट और द यूनियन और द कॉमन इंटरेस्ट, जो भी इनके कॉमन इंटरेस्ट हैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेट और डिस्कस करना, राइट। देन कुछ रिकमेंडेशंस भी देने का इनके पास अधिकार है, कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट और द पॉलिसी और एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, राइट। देन इसके बाद जोनल काउंसिल्स है। जोनल काउंसिल्स दे आर इस्टेब्लिश बाय स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956, राइट। ये इनका रोल एडवाइजरी रोल होता है और ये भी प्रमोट करते हैं कोऑपरेशन को, कोऑर्डिनेशन को बिटवीन द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड द सेंटर, ठीक है, जोनल काउंसिल। ओके, तो हम देख लेते हैं किन किन स्टेट्स के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, राइट। तो ये जैसे गुजरात और राजस्थान के बीच में मनगढ़ हिल्स को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। हरियाणा पंजाब का तो हम ऑलरेडी जानते हैं, चंडीगढ़ के को लेकर, राइट। देन हिमाचल प्रदेश और लद्दाख ओवर सारचू नाम की जगह है, सारचू के लिए इन दोनों पे डिस्प्यूट चल रहा है, राइट। देन हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पे ये परवाणु रीजन ऑफ पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में परवाणु रीजन है, राइट। परवाणु रीजन को लेकर इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। देन कनिका सैंड्स आइलैंड कहाँ पे है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच में इसका डिस्प्यूट चलता है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच में डिस्प्यूट कनिका सैंड्स आइलैंड को लेकर। देन कसारगढ़ किसके किसके बीच में डिस्प्यूट है, ओवर कसारगढ़ कर्नाटका और केरल से इनके बीच में, राइट। देन महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में बेलगांव डिस्ट्रिक्ट, एज वी ऑल नो बेलगांव डिस्ट्रिक्ट, राइट। देन ये हमें थोड़ा आइडिया रखना है कि पर्टिकुलर जगह किस जगह पे है, सो दैट अगर क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट आती है इन्हें लेकर तो हमें कुछ आइडिया रहे कि इस स्टेट में पड़ता है, राइट। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। देन enjoy द ग्लास ऑफ वाटर। ओके, थोड़ा हम जोनल काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। तो जोनल काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर। हु इज़ द चेयरपर्सन, यूनियन होम मिनिस्टर। अभी तक लगभग 5 तरह की जोनल काउंसिल्स हैं जो कि 5 पार्ट में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न, राइट। तो नॉर्दर्न में कौन कौन से पार्ट आते हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर,
पंजाब, राजस्थान, दिल्ली एंड चंडीगढ़, लद्दाख, राइट। देन सेंट्रल में कौन कौन से आते हैं? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, राइट। देन ईस्टर्न में बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, राइट। देन वेस्टर्न में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। साउदर्न में साउदर्न स्टेट्स दैट इज़ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी, राइट। तो ये हमने 5 तरह के जोनल काउंसिल्स देख लिए। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि सेंट्रल यूनियन कैबिनेट ने कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को रेफरेंस के लिए मंजूरी दे दी अंडर इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। और साथ में ही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज़ किया पंजाब गवर्नमेंट को फॉर स्लो प्रोग्रेस कंस्ट्रक्शन इन सतलुज यमुना लिंक कैनाल, राइट। तो इससे इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट न्यूज़ में आ गया। तो हम देख लेते हैं इसका इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट मैनेजमेंट का इस एक्ट का, और ये ट्रिब्यूनल वगैरह देख लेते हैं इसके बारे में, और इसका मैकेनिज़्म क्या है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट से हम कैसे डील करते हैं, राइट। तो 7 शेड्यूल एंट्री नंबर 17 जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर आती है, इसमें वाटर से रिलेटेड सब्जेक्ट दे रखा है, जो कि वाटर सप्लाई रिलेटेड टू वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल्स, ड्रेनेज, एम्बैंकमेंट एंड वाटर स्टोरेज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें दे रखी है, सब्जेक्ट टू लिस्ट 56 ऑफ एंट्री नंबर 56 ऑफ लिस्ट 1, राइट। देन आर्टिकल जो हमने अभी देखा ये एंट्री नंबर 17 में देखते हैं हम वाटर का, राइट। देन आर्टिकल 262 जिसमें ये बताया गया है कि पार्लियामेंट कैन बाय द लॉ एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट विथ रिस्पेक्ट टू यूज़, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल किसी भी अथॉरिटी को दे सकती है, प्रोवाइड करा सकती है, राइट। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने इसके लिए 2 लॉ बनाए, राइट। पहला है इसमें से इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 और दूसरा है रिवर बोर्ड एक्ट, राइट। तो इस ISWD एक्ट के अंदर हम देख लेते क्या है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट में रिक्वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिफर द डिस्प्यूट टू द ट्रिब्यूनल, राइट। ट्रिब्यूनल में किसी डिस्प्यूट को भेजने के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकती है। और रिवर बोर्ड एक्ट 1956 के अंदर क्या है, इसमें कोई भी रिवर बोर्ड बनाया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज, राइट। देन आर्टिकल 262 आर्टिकल 262 में क्या दे रखा है, इट डिटर्स द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एडजुडिकेटिंग इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, ये प्रिवेंट करती है सुप्रीम कोर्ट को कि वो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को ना एडजुकेट कर सके, प्रिवेंट करती है उन्हें। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी देयर इज़ अ ट्रिब्यूनल्स, राइट। देन अंडर आर्टिकल 136 इट एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू हियर द अपील्स अगेंस्ट द ट्रिब्यूनल ऑर्डर, राइट। तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि कोई भी अगर अपील आती है ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट तो वो सुन सके। तो नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 क्या है, ये बेसिकली एड्रेस द इशू रिलेटेड टू वाटर स्कार्सिटी, water scarcity, inequality and its inequality in its distribution and lack of unified perspective of water use and management, right. Then union list are entry number 56, इसमें regulation, development of interstate water and river valleys के बारे में दे रखा है, right. कुछ rules भी हैं interstate river से related, for example Helsinki rules 1966 and campaigning consolidation of ILA rules, that is इंक्लूजन ऑफ वाटर ऑफ एन एक्वाफायर दैट इज़ अंडरग्राउंड द वाटर एंड फॉसिल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ओके, देन SYL कैनाल क्या है, ठीक है। SYL कैनाल, इसमें हम ये देखते हैं, ये 1966 में प्लान हुआ था, जो कि 214 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल है, जिसमें रावी और ब्यास रिवर का वाटर शेयर होता है, राइट। ये हरियाणा और पंजाब में बना हुआ है
ऑफ विच 122 किलोमीटर पंजाब में है और 92 किलोमीटर हरियाणा में है, राइट। तो 1980 में पंजाब केप्ट साइटिंग रिपेयरिंग प्रिंसिपल्स एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स वाटर। तो हम देख लेते हैं रिपेयरियन प्रिंसिपल क्या है, राइट। तो पंजाब ये बोल रहा है कि रिपेयरियन प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो हम रिपेयरियन प्रिंसिपल देखते हैं। रिपेयरियन प्रिंसिपल सेज दैट द ऑनर ऑफ द लैंड एडजेसेंट टू द वाटर बॉडी हैज़ राइट टू यूज़ दैट मच ऑफ वाटर, राइट। इसका मतलब जो भी रिवर्स है, जिस लैंड से जाती है, जितना पार्ट उसका जाता है, सिर्फ उतना ही वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। सिंपली यही है रिपेयरियन प्रिंसिपल। व्हाट इज रिपेयरियन प्रिंसिपल? द ऑनर ऑफ द लैंड एडजेसेंट टू द वाटर बॉडी हैज़ द राइट टू यूज़ वाटर। ओके, उनके पास अधिकार है कि वो उस नदी का पानी यूज़ कर सकते हैं, राइट। उस नदी का पानी यूज़ कर सकते हैं। तो हम कृष्णा वाटर डिस्प्यूट के बारे में देख लेते हैं। 1969 में कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल फर्स्ट बनाया जाता है और अंडर एक्ट ऑफ ISRWD जो हम ऊपर देखें 1956 का, ठीक है। और उसके बाद कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेकेंड 2004 में बनाया जाता है, राइट। तो इसमें जो कि अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो भी वाटर का एलोकेशन था उससे रिलेटेड ये डिस्प्यूट्स है, राइट। अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश और डिवीज़न के बाद। तो कृष्णा ऑफ द ईस्ट, कृष्णा जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है दैट ओरिजिनेट इन महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र, राइट। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कृष्णा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, महाराष्ट्र में इसका उदय होता है, महाराष्ट्र में, और मर्जेस इन द बे ऑफ बंगाल फ्लोइंग थ्रू महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ये 4 स्टेट्स हैं जिनसे ये फ्लो होती है, राइट। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। दैट्स वाई दे आर ऑल द पार्टी इन दिस डिस्प्यूट, राइट। 2014 में जब तेलंगाना बना तो आंध्र प्रदेश आज टू इंक्लूड तेलंगाना एज अ सेपरेट बॉडी, सेपरेट पार्टी इन कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। बट महाराष्ट्र और कर्नाटका ये आर्ग्यू करते हैं कि तेलंगाना को क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो उन्हें साथ में ही रखा जाए, राइट। एलोकेटेड वाटर फ्रॉम द आंध्र प्रदेश शेयर, हेंस एलोकेटेड वाटर फ्रॉम द आंध्र प्रदेश शेयर, आंध्र प्रदेश के शेयर से ही एलोकेट किया जाए वाटर। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। ओके, तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल्स रिलेटेड टू जुडिशरी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है जुडिशियल अपॉइंटमेंट। तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि हमें ये देखने को मिला डिले बाय द सेंटर इन द जजेस अपॉइंटमेंट, ठीक है। डिले हो रहा था, इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डांट लगाई। ओके, देन तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये कहा कि आइदर नोटिफाई द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो उन्होंने ये बोला कि डिले क्यों हो रहा है, या कि आप पहले से हमें बता के रखिए, नोटिफाई कीजिए और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को बताइए कि किस रीज़न के कारण डिले हो रहा है। तो सिंपली पहले से उन्हें जानकारी देने की बात कह रहे हैं। तो हम ये न्यूज़ में आया तो हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी में कैसे होता है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द लोअर जुडिशरी, जो कि हम पिछले क्लासेस में भी देखे थे कि उन्हें गवर्नर साहब, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं उन्हें गवर्नर साहब वो करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो हायर जुडिशरी में भी देख लेते हैं। तो हायर जुडिशरी में कोलिजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट होता है। तो कोलिजियम सिस्टम के बारे में भी हम आगे देखेंगे, राइट। तो अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2 और 217 आर्टिकल 217 अबाउट द स्टेट हाई कोर्ट, राइट, और 124 अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली। ओके, तो कोलिजियम सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, हाउ इट इवॉल्व थ्रू द 3 जजेस केसेस राइट नाउ in 1981, in 1993 and in 1998. These three judges cases involve the collegium system of Supreme Court judges, right? ओके, तो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम में, जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है उसमें CJI होते हैं, इंक्लूड CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस, राइट। तो टोटल 5 मेंबर बॉडी होती है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की,
और दूसरी तरफ अगर हम हाई कोर्ट के कोलिजियम की बात करें तो इसमें लेड बाय सीजेआई, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। मींस 3 मेंबर बॉडी होती है जो कि हाई कोर्ट की कोलिजियम की बात होती है तो, राइट। तो इनिशिएशन ऑफ प्रपोजल, अगर कंसर्न्ड हाई कोर्ट का जो भी प्रपोजल है तो वो कंसर्न्ड हाई कोर्ट ही भेजता है, जो हाई कोर्ट कोलिजियम है उसके थ्रू ही आता है। तो हाई कोर्ट कोलिजियम किसी व्यक्ति को चुनकर इनिशिएशन करेंगे और अपना व्यू भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम फिर फाइनली डिसाइड करेगा। ओके, तो हाई कोर्ट जो कोलिजियम है, हाई कोर्ट कोलिजियम में चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के और 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। मीन्स कोई कन्फ्यूज़न नहीं, सुप्रीम कोर्ट जब वो भेजता है तो सुप्रीम कोर्ट में भी 1+2 बॉडी होती है और हाई कोर्ट के कोलिजियम में भी 1+2 होती है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात होती है तो 1+4 मेंबर बॉडी होती है। ये 1+4 सीनियर मोस्ट जजेस जब सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात होती है तो, और अगर हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात हुई तो 1+2, राइट। ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो गवर्नमेंट का क्या रोल होता है अपॉइंटमेंट में? गवर्नमेंट का रोल हम देख लेते हैं। बेसिकली ये प्रोसीजर वगैरह, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर वगैरह बनाते हैं, और जो भी जज ये लोग सजेस्ट करते हैं, जो भी जजेस कोलिजियम के थ्रू सजेशन में आए, उनका इंक्वायरी कंडक्ट कराने का काम गवर्नमेंट का होता है थ्रू इंटेलिजेंस ब्यूरो, राइट। जो रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं उनका इंटेलिजेंस आईबी के माध्यम से इंक्वायरी कंडक्ट कराई जाती है, राइट। देन गवर्नमेंट कैन ऑल्सो रेस ऑब्जेक्शंस एंड सीक क्लैरिफिकेशन, वो ऑब्जेक्शंस भी उठा सकते हैं, क्लैरिफिकेशन भी मांग सकते हैं। लेकिन अगर इफ़ कोलिजियम रिटरेट सेम नेम, अगर वो फिर से दोबारा कोलिजियम अगर सेम नेम दे देती है दोबारा, तो गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू अपॉइंट द जज, सेम जज, राइट। ओके, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो हम देख लेते हैं। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 2, तो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो ये ध्यान रखना है हमें, सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंटमेंट देता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, राइट। ओके, हाई कोर्ट का उस केस में जब प्रेसिडेंट को लगता है, नेसेसरी लगता है, तभी करते हैं, राइट। देन आर्टिकल 217 स्टेट से रिलेटेड है, दैट इज़ हाई कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट कौन देता है? प्रेसिडेंट ही देते हैं, हाई कोर्ट को भी प्रेसिडेंट देते हैं। लेकिन वही जो लोअर जुडिशरी होती है, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई जज का अपॉइंटमेंट होगा तो वो उन्हें गवर्नर साहब देंगे, राइट। और यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात है तो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में दोनों के ही जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब करते हैं, इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो हमने पहले भी देखा, राइट। तो 3 जजेस केस हमने यहाँ पे देखा था, राइट। तो उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट जज केस 1981 में आया, सेकंड जज केस 1993 में आया और थर्ड जज केस 1998 में आया, राइट। तो फर्स्ट जज केस में हमें ये देखने को मिलता है कि दैट द रिकमेंडेशन मेड बाय द सीजीआई ऑन द प्रेसिडेंट कैन बी रिफ्यूज्ड। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो भी सीजीआई ने रिकमेंडेशन दी उसे रिफ्यूज़ किया जा सकता है। मींस इसमें ग्रेटर से ऑफ एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर दिखाई गई है फर्स्ट जज केस में। सेकेंड जज केस में क्रिएशन ऑफ कोलिजियम सिस्टम देखने को मिला, कोलिजियम सिस्टम बना। और थर्ड जज केस में जो कंसल्टेशन वाली बात है, कंसल्टेशन को जो 124 में हमने ये कंसल्टेशन वाली बातें देखी कि इन कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कंसल्टेशन को प्रॉपरली डिफाइन किया सीजीआई ने इस केस में डिफाइन किया, और साथ ही साथ कुछ कोलिजियम सिस्टम की गाइडलाइंस भी बताई, राइट। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की लंबे समय से डिमांड चल रही है कि ओवरऑल ऑल इंडिया सर्विस की तरह, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये सब का अपॉइंटमेंट जैसे इंडिया लेवल पे होता है, ऐसे ही ऑल इंडिया लेवल पे जुडिशियल सर्विसेज का भी एग्ज़ाम होना चाहिए। अभी फ़िलहाल स्टेट पीसीएस के माध्यम से इनका अपॉइंटमेंट होता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं, राइट। ओके, तो ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर सेलिब्रेशन के दौरान प्रेसिडेंट साहब ने कॉल फॉर द ऑल इंडिया सर्विस जुडिशियल सर्विस टू रिक्रूट जजेस, राइट। तो
ये हम देख लेते हैं क्या है। इट सीक्स टू सेंट्रलाइज द रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस एट द लेवल ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडीजे लेवल पे और या फिर डीजे लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे, ऑल स्टेट, सभी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे जो भी रिक्रूटमेंट होती है ग्रुप ए सर्विस के लिए, वो सारे रिक्रूटमेंट सेंट्रल लेवल पे हो, मींस ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस के माध्यम से हो, राइट। तो इसका जेनेसिस कैसे हुआ, कैसे कहाँ से हमको देखने को मिला। शुरुआत में सबसे पहले इसका प्रपोजल कहाँ आया, तो फर्स्ट प्रपोजल वाज इन द 14th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन इन द जुडिशल रिफॉर्म 1958 में हमको देखने को मिलता है, मतलब बहुत पहले से इसकी डिमांड चलती आ रही है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है इसकी, तो अंडर आर्टिकल 312 जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में बन के आया, इसमें भी इसकी बात प्रोविज़न दी हुई है, राइट। तो अभी स्टेटस क्या है, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द लोअर जुडिशरी, वही जो मैंने बताया कि अंडर आर्टिकल 233 एंड 234, अंडर आर्टिकल 233 एंड 234 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, ओके। तो ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस अभी नहीं हो रहा है, लेकिन जो सिविल सर्विस जुडिशल एग्ज़ाम थ्रू प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के माध्यम से होता है, पीसीएस लेवल पे, ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन लेवल पे एग्ज़ाम होता है, और एंड द कंसर्न हाई कोर्ट, इसमें जो भी इंटरव्यू वगैरह का प्रोसीजर होता है, अलग अलग स्टेट वाइज स्टेट रूल्स हैं, तो उसके माध्यम से अभी होता है, राइट। तो सेलेक्टेड थ्रू द प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशल एग्ज़ाम ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, राइट। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स लीगल एड। तो एज यू ऑल नो व्हाट इज़ द लीगल एड, लीगल एड रिफर्स टू फ्री लीगल सर्विस टू द पुअर एंड नीडी पीपल। जो लोग गरीब हैं, जो लोग नीडी हैं, जिन्हें ज़रूरतमंद है, वो लोग क्योंकि लीगल सर्विस को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए अपनी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री लीगल सर्विस की बात है यहाँ पे, ठीक है। तो एज वी ऑल नो आर्टिकल 39A में भी हम पढ़ते हैं फ्री लीगल एड की बात, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कही गई है, राइट। तो रिसेंटली पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सोनल पब्लिक ग्रीवांस एंड लॉ एंड जस्टिस, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की, रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ लीगल एड अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, राइट। तो इसमें एक रिपोर्ट आई, रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ लीगल एड, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया, दैट्स वाई हम अब लीगल एड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इनिशिएटिव्स लीगल एड्स के लिए क्या इनिशिएटिव्स हुए, तो पहले तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 आया, जो कि एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है जो कि लीगल एड इंडिया में प्रोवाइड कराता है। इसी के तहत नालसा, दैट इज़ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, दैट इज़ नालसा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, दैट इज़ सालसा, एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, दैट इज़ DLSAs, ये इसमें इस्टेब्लिश किए गए, राइट। नालसा, सालसा एंड DLSAs इस्टेब्लिश किए गए अंडर LSA एक्ट 1987, ओके। देन लोक अदालत भी होती है, लोक अदालत जो कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिडसल मैकेनिज़्म है, जो कि प्री लिटिगेशन स्टेज में होती है, मींस कोर्ट में जाने से पहले ही इसे बाहरी सुलझा लिया जाता है, दैट इज़ द लोक अदालत, राइट। लोक अदालत प्री लिटिगेशन स्टेज है, ओके। तो आगे बढ़ने से पहले हम नालसा के बारे में जान लेते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कहाँ से पावर लेती है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। इसके कंपोजिशन में कौन कौन देखने को मिलता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि पैट्रॉन इन चीफ हैं, साथ ही साथ सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज अ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, राइट। पैट्रॉन इन चीफ कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो रिटायर्ड या फिर सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, राइट। इसका फंक्शन क्या है, वही फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कराना वीकर सेक्शंस को, और साथ ही साथ लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कराना, राइट। ओके, तो एलिजिबल लिटिगेंट्स कौन है, इसके अंदर कौन आ सकता है, नालसा के अंदर कौन इसकी सर्विस ले सकते हैं,
तो वीमेन एंड चिल्ड्रेन, मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स, इंडस्ट्रियल वर्कमैन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी और इन द पर्सन इन कस्टडी, राइट। या फिर वो पर्सन जिनकी इनकम स्टेट ने कुछ प्रिस्क्राइब की है कि इससे कम वाले लोग ही इसकी सर्विस ले सकते हैं, राइट, नालसा की सर्विस ले सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के केस में 5 लाख से कम इनकम वाले लोग नालसा की सर्विस ले सकते हैं, राइट। देन पैरालीगल वॉलंटियर्स क्या होते हैं? पैरालीगल वॉलंटियर्स आर ट्रेन्ड पर्सन हु असिस्ट LSAs एंड लोक अदालत्स, लाइक, राइट। लीगल सर्विस अथॉरिटी को और लोक अदालत को असिस्ट करते हैं ये लोग। कौन? पैरालीगल वॉलंटियर्स। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, जो कि LSA एक्ट 1987 के सेक्शन 3A के अंदर बनती है, जो कि फ्री लीगल सर्विस टू द पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड एंड मार्जिनाइज्ड पर्सन के लिए बनी है, राइट। इस कमेटी में इस चीज़ को देखा जाता है। और साथ ही इसमें पैट्रॉन इन चीफ कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और मेंबर चेयरपर्सन सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और 9 एक्स्ट्रा मेंबर होते हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं इस कमेटी में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि इसके पैट्रॉन इन चीफ कौन है और इसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं। तो मेंबर्स में चेयरपर्सन जो है, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, ये सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और 9 अदर मेंबर्स होते हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं, राइट। साथ ही साथ एक दिशा स्कीम ही है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इंट्रोड्यूस बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस टू क्रिएट द अवेयरनेस थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जस्टिस मतलब अवेयरनेस फैलाना, राइट। इंफॉर्मेशन देना, एजुकेशन, इस लीगल सर्विस के बारे में एजुकेशन देना और कम्युनिकेशन वगैरह को, इसका मटेरियल मासेस तक पहुंचाना सही से, ठीक है। ये दिशा स्कीम के अंदर इनका काम है, राइट। देन इट्स कंपोनेंट इंक्लूड्स, इनके कंपोनेंट में क्या क्या आता है? ये जो हमने दिशा स्कीम देखी, दिशा के अंदर क्या क्या आता है? न्याय बंधु, टेली लॉ और लीगल लिटरेसी। तो न्याय बंधु क्या है? न्याय बंधु इज़ द पैन इंडिया फ्रेमवर्क फॉर डिस्पेंसेशन ऑफ लीगल सर्विसेज, ठीक है। पैन इंडिया फ्रेमवर्क है जो कि लीगल सर्विसेज पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाने का काम होता है न्याय बंधु का, राइट। देन टेली लॉ क्या है? टेली लॉ इज़ फॉर मेन स्ट्रीमिंग द लीगल एड फॉर टू द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ थ्रू अ कॉमन सर्विस सेंटर्स। तो कुछ कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए जाएंगे डिवीज़न लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसके माध्यम से मार्जिनलाइज्ड लोगों को उनको लीगल एड मिलेगा, राइट। ओके, देन लीगल लिटरेसी भी हमने देखा। लीगल लिटरेसी कि लोगों को लीगल राइट्स के बारे में, उनके इंटाइटलमेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना और वल्नरेबल सेक्शन को इनेबल करना कि वो भी लीगल सर्विस ले सकें, राइट। उनके बारे में उसे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें अवेयरनेस फैलाना। ओके, देन न्याय मित्र स्कीम क्या है? न्याय मित्र स्कीम लॉन्च्ड इन 2017 टू फैसिलिटेट द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। जो भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उनको हेल्प के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए न्याय मित्र स्कीम लॉन्च की गई, जो कि 10 ईयर ओल्ड पेंडिंग केसेस को डिस्पोज ऑफ करने में मदद करेगी, राइट। न्याय मित्र, ये हमें ध्यान रखना, 10 साल पुराने केसेस जो कि डिस्पोज करने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है? न्याय मित्र स्कीम, जो कि 2017 में आई थी। ओके, देन सुप्रीम कोर्ट मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड स्कीम। ये सुप्रीम कोर्ट की स्कीम है जो कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग उनको सर्विस के लिए है, जिनकी इनकम लगभग 60,000 पर मंथ या फिर 7.5 लाख एनुअली इनकम हो, उनके लिए उसके नीचे वाले लोग इसका आनंद ले सकते हैं, राइट। इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स भी हैं लीगल एड से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल जो मैंने पहले बताया, 39A, आर्टिकल 39A फॉर फ्री लीगल एड बाय द स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन और स्कीम्स, राइट। देन आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में भी हमने पहले भी पढ़ा कि अगर उन्हें डिटेंशन हो जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, इम्प्रिजन कर लिया जाता है, तो उनके पास राइट है कि वो लीगल रिप्रेजेंटेशन लॉयर का ले सकें, राइट। देन कुछ जुडिशियल केसेस भी हैं, जैसे MH
हॉस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978, जो कि आर्टिकल 21 के एस्पेक्ट में बोलता है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना आर्टिकल 21 है, जो कि राइट टू लाइफ है, राइट। देन हुसैनारा खातून केस, जो कि 1979 में आया था। ये भी फ्री एंड फेयर जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर के बारे में बात करता है, जो कि आर्टिकल 21 के लिए कि फ्री लीगल एड इनको भी प्रोवाइड कराना ज़रूरी है। वही सेम केसेस हैं रिलेटेड टू लीगल एड, राइट। देन नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, मीडिएशन एक्ट 2023। ओके, व्हाट इज़ मीडिएशन एक्ट? तो मीडिएशन एक्ट को असेंट मिल गई प्रेसिडेंट साहब की, दैट्स वाई न्यूज़ में आ गया। और ये मीडिएशन को प्रमोट करता है, दैट इज़ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। मींस कोर्ट के बाहर ही, कोर्ट में ना जाके बाहर ही आप अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लें। तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसी के बारे में एडीआर बताता है, राइट। इसमें कुछ आर्बिट्रेटर्स होते हैं, कुछ बिचौलिए टाइप के लोग होते हैं जो कि प्रॉपर ऑथराइज्ड होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, और वो लोग आपको मदद करेंगे अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। आपको उस केस में, छोटे मोटे जो केसेस होते हैं उस केस में कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, बिना ट्रायल के ही आप उसे एडीआर के माध्यम से सॉल्व आउट कर सकते हैं, राइट। ओके, दिस इज़ द डिफरेंट वे ऑफ पीपल टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट विदाउट अ ट्रायल। ओके, तो देन इट प्रमोट द एडीआर इन इंडिया। एडीआर कौन कौन से एक्ट जो कि एडीआर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को प्रमोट करते हैं? फॉर एग्जांपल, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, विच इस्टेब्लिश द आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। देन नेक्स्ट है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, जो हमने ऊपर देखा, ये भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए अच्छा है। दैट एंड देन न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019, देन कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015। ये सारे ये कॉमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेटेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए प्रोसेस है, राइट। तो ये हमारे बाकी आंसर राइटिंग में भी काम आ सकते हैं। ओके, देन कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है। फॉर एग्जांपल, सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन इज़ अ यूनिफॉर्म एंड एफिशिएंट फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू मीडिएशन के माध्यम से इंटरनेशनली आप डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से प्रोसेस बताई गई है कि कैसे हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा स्टेप हमारे पास है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्टली ट्रेडिशनली जो पहले से चलता आ रहा है, तो पहले नॉर्मली डायरेक्टली बिटवीन द पार्टीज़, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो डायरेक्टली आपस में दो व्यक्ति के बीच में डिस्प्यूट हो गया कुछ, राइट, तो ये दोनों आपस में ही डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लें, राइट। थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ी, दैट इज़ नेगोशिएशन। ओके, देन मीडिएशन। व्हाट इज़ मीडिएशन? इट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल प्रोसेस कि आप किसी थर्ड पर्सन को या फिर मीडिएशन कर लो साथ में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिस्प्यूट आपके में चल रहा है, साथ में आप खुद से ही बात करके मीडिएशन करके किसी व्यक्ति को भी साथ में लेके आप मीडिएट कर लो और उसको डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लो, राइट। देन कोलैबोरेटिव लॉ, साथ में ही मिलके आप एग्री कर लो कि हम लिटिगेट नहीं करेंगे, इसको हम कोर्ट में लेके नहीं जाएंगे और साथ में ही कोलैबोरेटिव अटॉर्नी के माध्यम से हम इसे रिजॉल्व आउट कर लेंगे, राइट। देन न्यूट्रल आर्बिट्रेटर, ये आर्बिट्रेशन का एक प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रल आर्बिट्रेटर होता है। अब हम धीरे धीरे करके थोड़ा लीगल टीम की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो ये एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर होते हैं जो कि किसी के भी साइड में नहीं होते, थर्ड पर्सन, जो कि हमें रिजोल्यूशन में हेल्प करते हैं, और ये जो भी डिसीजन देंगे इसे अवार्ड कहेंगे, राइट। देन कॉन्सिलिएशन आता है। कॉन्सिलिएशन में न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, ये कम्युनिकेट करती है दोनों पार्टी से और सेटलमेंट का ऑप्शन देती है कि आप दोनों के पास ये ऑप्शंस हैं, ये दोनों आप लोग सेटलमेंट कर लीजिए, राइट। तो ये हमने 5 स्टेप ऑफ एडीआर देख लिए, ठीक है। ओके, तो मीडिएशन एक्ट 2023 के कुछ की हाइलाइट्स हैं।
तो इसमें व्हाट इज़ मीडिएशन अकॉर्डिंग टू मीडिएशन एक्ट 2023। तो मीडिएशन का मतलब इट इंक्लूड एक्सप्रेशन मीडिएशन, दैट इज़ प्री लिटिगेशन मीडिएशन और ऑनलाइन मीडिएशन और कम्युनिटी मीडिएशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करता है मीडिएशन। मीडिएशन के अंदर क्या क्या है? प्री लिटिगेशन मीडिएशन, ऑनलाइन मीडिएशन, एक्सप्रेशन मीडिएशन और कम्युनिटी मीडिएशन। ठीक है, कम्युनिटी मीडिएशन भी हम आगे देखेंगे, राइट। तो पार्टीज अटेम्प्ट टू रीच द एमिकेबल सेटलमेंट, जिनको भी सेटलमेंट की ज़रूरत है वो थर्ड पर्सन से मिले और थर्ड पर्सन से मीडिएटर, एज अ मीडिएटर उसे कहते हैं, और वो दोनों लोग का डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा देगा, दैट इज़ मीडिएशन, राइट। तो वॉलेंट्री प्री लिटिगेशन मीडिएशन, व्हाट इज़ वॉलेंट्री प्री लिटिगेशन मीडिएशन? इट इज़ बिफोर अप्रोचिंग द एनी कोर्ट और द ट्रिब्यूनल, इट इज़ अ टाइप ऑफ मीडिएशन जिसमें आप पार्टीज़ जो है अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लेती है, कॉमर्शियल डिस्प्यूट हो या फिर सिविल डिस्प्यूट हो, रिजॉल्व कर लेती है बिफोर अप्रोचिंग एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, जो हम पहले भी पढ़े, राइट। डिस्प्यूट नॉट फिट फॉर मीडिएशन, कौन से ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जो कि मीडिएशन के लिए नहीं ले जाए जा सकते? कोई ऐसे डिस्प्यूट्स जो कि ऐसे माइनर से रिलेटेड हैं या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो थोड़ा अनसाउंड माइंड व्यक्ति हैं, उनसे रिलेटेड या फिर माइनर से रिलेटेड डिस्प्यूट, वो मीडिएशन के लिए नहीं ले जाए जा सकते। क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड जो भी प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड डिस्प्यूट है उन्हें भी, और थर्ड पार्टी से के राइट को जो कुछ अफेक्ट कर रहा है उससे रिलेटेड, मींस आपके बीच दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट है और इनके डिस्प्यूट से किसी थर्ड पार्टी का भी नुकसान हो रहा है, तो ये डिस्प्यूट जो अफेक्ट हो रहा है थर्ड पार्टी का भी, तो वो मीडिएशन के लिए नहीं ले जाए जा सकते, राइट। वो अलग बात है कि वो दो पार्टी अगर बन जाते हैं तो मीडिएशन हो सकता है, बट अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है तो वो बातें इसमें लिखी गई हैं। ओके, देन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में क्या है कि मीडिएशन जो कि कोर्ट के जो भी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है या फिर ट्रिब्यूनल के कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में आता है, तो वहाँ पे मीडिएशन हो सकता है, अनलेस वो अलग बात है कि अगर कोई पार्टी इस बात से एग्री कर जाती है ऑनलाइन मोड से, तो वो अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बाहर हो जाएंगी, लेकिन मतलब बाहर मीडिएशन कर सकते हैं, लेकिन वैसे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर अपना मीडिएशन टेक प्लेस होता है नॉर्मली, राइट। टाइमलाइन क्या है मीडिएशन को कंडक्ट कराने का? मीडिएशन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 120 डेज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें याद रखना है। 120 दिन के अंदर अंदर मीडिएशन कंप्लीट होना चाहिए, और अगर इसे एक्सटेंड भी करना है तो लगभग मैक्सिमम 60 डेज़ के लिए एक्सटेंड हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ पार्टी के कंसेंट से लगभग 60 डेज़ तक के लिए ये मीडिएशन एक्सटेंड हो सकता है, राइट। पार्टी में विड्रॉ फ्रॉम द मीडिएशन आफ्टर 2 सेशन, 2 सेशन के बाद पार्टी विड्रॉ भी कर सकती है, ठीक है। ओके, और जो भी मीडिएशन का प्रोसेस है, जो भी इसमें प्रोसेस होगा, वो सारे रूल्स के अकॉर्डिंग ही होंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। ओके, इसी के अंदर मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट, मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक स्टेटमेंट में दे सकता है कि मीडिएशन एक्ट 2023 के अंदर मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया, या फिर इसकी जो मेंबर हैं वो पूछ सकता है। तो इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, 2 फुल टाइम मेंबर होते हैं, 2 फुल टाइम मेंबर जिनके पास मीडिएशन का एक्सपीरियंस है या फिर एडीआर का एक्सपीरियंस है, एक पार्ट टाइम मेंबर होते हैं और 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, ठीक है। तो एक चेयरमैन हो गए, 2 फुल टाइम मेंबर हो गए, 1 पार्ट टाइम मेंबर हो गए और 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो चेयरमैन 1 + 2 + 1 + 3, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो चेयरमैन प्लस एक फुल टाइम मेंबर, पार्ट टाइम मेंबर और 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर। ओके, देन हु इज़ द मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर? तो वो एक ऐसी बॉडी या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, मीडिएशन की सर्विस प्रोवाइडर्स कौन है? तो ऐसी बॉडी या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें MCI मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ किया है, वो ही होंगे मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर्स। और मीडिएशन यही जो कि अथॉरिटी द्वारा
उनको ओके किया जाएगा तभी वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर बन सकते हैं और मीडिएशन प्रोवाइड करा सकते हैं, राइट। एक कम्युनिटी मीडिएशन हमने ऊपर देखा था, तो कम्युनिटी मीडिएशन इज़ कि रेसिडेंट्स जो भी हैं वो आपस में ही अमंग रेसिडेंट्स तीन मीडिएटेड बॉडी बनेगी अमंग रेसिडेंट्स और वहाँ पे मीडिएशन हो जाएगा। ओके, एनफोर्सिबिलिटी देख लेते हैं। तो ये बाइंडिंग और एनफोर्सिबल है, राइट। जो भी एग्रीमेंट मीडिएशन के माध्यम से हमने किया इस एक्ट के अंदर, मीडिएशन एक्ट 2023 के अंदर जो भी मीडिएशन हुआ वो बाइंडिंग और इन्फोर्सिबल होगा, ठीक है। सेम एज द कोर्ट जजमेंट, जैसे कोर्ट का जजमेंट होता है वैसे ही इन्फोर्सिबल होगा। एंड वर्डिक्ट कैन बी चैलेंज्ड बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट विद इन 90 डेज। 90 डेज़ के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। अगर आप अपील करना है तो 90 डेज़ के अंदर ही अपील होगी। एंड मीडिएशन सेटलमेंट कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, करप्शन, इनपर्सोनेशन और डिस्प्यूट नॉट फिट फॉर द मीडिएशन ओनली, ठीक है। तो फ्रॉड करप्शन से रिलेटेड है, इनपर्सोनेशन से रिलेटेड है, या फिर मीडिएशंस के लिए सिर्फ डिस्प्यूट फिट नहीं है, इसलिए आप चैलेंज कर सकते हो, राइट, 90 डेज़ के अंदर अंदर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है लोक अदालत। व्हाट इज़ लोक अदालत? ये सारे सिमिलर टॉपिक्स ही थे जो हम लोग अभी कर रहे थे। ओके, लोक अदालत इज़ अ टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज़्म, ठीक है। ये भी एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज़्म के ही अंदर आता है लोक अदालत भी। इसमें भी आपको कोर्ट नहीं जाने की ज़रूरत पड़ती, आप पहले ही कोर्ट के बाहर ही आप मैटर को सुलझा सकते हैं लोक अदालत के माध्यम से। तो ADRM इन्वॉल्व्स द वेरियस मेथड ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट आउटसाइड द ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम, राइट। दे आर स्पीडी ऑब्वियसली, क्योंकि आपको कोर्ट जाना, वहाँ पे बहुत सारा लिखा पढ़ी ये सारी चीज़ें स्पीडी, इसलिए लोक अदालत इज़ अ स्पीडी, चीपर एंड मोर एमिकेबल अप्रोच टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, राइट। तो लोक अदालत के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लोक अदालत भी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर बनती है। इसके अंदर नेशनल लोक अदालत, स्टेट लोक अदालत, हाई कोर्ट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तालुका लेवल में लोक अदालत बनाई जाती है, राइट। नेशनल लोक अदालत एक रेगुलर इंटरवल में बनती है। ये सिंगल डे लोक अदालत होती है जो कि थ्रू आउट कंट्री जब ज़रूरत हुई तो बनाई जाती है। मोबाइल लोक अदालत भी होती है, ये भी एक ऑर्गेनाइज तरीके की बनाई जाती है, ठीक है। मोबाइल लोक अदालत इज़ ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। देन जुरिस्डिक्शन क्या है लोक अदालत का? डिस्प्यूट केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट और एट द प्री लिटिगेशन स्टेज। तो प्री लिटिगेशन स्टेजेस का जो भी बात होती है तो वो वहाँ पे लोक अदालत काम कर सकती है। अगर वो कोर्ट में चले गए तो उसके बाद लोक अदालत में आप नहीं जा सकते। कोर्ट जाने से पहले ही आपको लोक अदालत में केसेस को सॉल्व आउट करना है। या फिर अगर कोई ऐसे डिस्प्यूट जो कि पेंडिंग है कोर्ट में, वो भी पेंडिंग डिस्प्यूट भी लोक अदालत में सॉल्व आउट किए जा सकते हैं। द नेचर ऑफ द केसेस, किस प्रकार के केसेस को लोक अदालत सॉल्व आउट कर सकती है, राइट। तो सिविल केसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट और पार्टीशन या फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या फिर लेबर डिस्प्यूट से रिलेटेड लोक अदालत की इन जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गलत लिखा है। नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस लोक अदालत के अंदर नहीं है, जो कि मैंने इंटरनेट में देखा था। ये देखिए, एनी मैटर रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट कंपाउंडेबल अंडर द लॉ शैल नॉट बी सेटल्ड इन द लोक अदालत, राइट। ये लोक अदालत की साइट में लिखा हुआ है, ठीक है, nalsa.government। तो मिस प्रिंट हो गया होगा। ओके, तो लोक अदालत की पावर क्या होती है? हैव द सेम पावर एज वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट। जो भी सिविल कोर्ट की पावर है वही लोक अदालत के पास पावर होगी अंदर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ओके, और इसके जो डिसीजन या फिर अवार्ड होंगे वो फाइनल और बाइंडिंग माने जाएंगे और नो अपील शैल लाई इन एनी कोर्ट अगेंस्ट द अवार्ड, राइट। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल प्रिजन एक्ट 2023। मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 ये 1984 का मॉडल प्रिजन एक्ट जो है उसे रिप्लेस कर रहा है। और इसके अंदर क्या प्रपोजल्स हैं मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 में? इसमें कई प्रपोजल्स हैं।
फॉर गुड कंडक्ट ऑफ फॉर इनकरेज द गुड कंडक्ट और बेटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और कुछ अदर मेजर्स हैं। तो गुड कंडक्ट के अंदर क्या है, पैरोल, फरलोग और रिमिशन, इसके बारे में हम जान लेते हैं। पैरोल भी न्यूज़ में था। तो पैरोल इज़ अ कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर, किसी प्रिजनर को, किसी अपराधी को किसी कंडीशन में रिलीज़ करना कुछ समय के लिए, विथ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस फॉर स्पेसिफिक पीरियड, कुछ छोटे समय के लिए उन्हें कंडीशनल रिलीज देना, राइट। देन फरलोग क्या है, फरलोग इज़ अ टाइप ऑफ रिमिशन और रिडक्शन ऑफ हिज सेंटेंस, ठीक है। किसी को लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट है तो थ्रू द पीरियड ऑफ फरलोग जिसे ग्रांट किया जाता है तो वो ट्रीटेड एज अ रिमिशन और रिडक्शन ऑफ हिज सेंटेंस, ठीक है। उसकी सेंटेंस को, उसको इसके टाइम पीरियड को थोड़ा कम करना। बेल क्या है, बेल जिसका अवेटिंग ट्रायल अभी चल रहा है या फिर अपील उसे करनी है तो उसको जो है रिलीज कर देना जेल से, उसको प्रिजन से रिलीज़ कर देना, वही बेल होती है। मतलब रिलीज़ ले लेना वही बेल है, राइट। फॉर द रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन, ओके। तो ये प्रपोजल्स हम पढ़ रहे हैं। तो पहला हमने देख लिया टू इनकरेज द गुड कंडक्ट, और अब हम देखेंगे रिहेबिलिटेशन और रिफॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं। इसके अंदर एटीट्यूडनल चेंज टुवर्ड द प्रिजनर्स के टुवर्ड मतलब एटीट्यूडनल चेंजेस वगैरह लाना, ये रिफॉर्मेशन रिहेबिलिटेशन, और उन्हें कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग देना, स्किल डेवलपमेंट करना, जिससे वो जेल से बाहर निकलने के बाद भी अपना कोई काम शुरू कर सकें और अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, राइट। फॉर द बेटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए क्या किया, इसमें सेपरेट एकोमोडेशन फॉर वीमेन के लिए सेपरेट एकोमोडेशन की कर रहे हैं। साथ में ही ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग एकोमोडेशन की बातें हैं। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है जिससे सिक्योरिटी जेल की बढ़ाई जा सके, और कुछ अदर मेजर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल ओपन और सेमी ओपन जेल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, इंसर्टेड, राइट। देन द वीडियो कॉन्फ्रेंस विद द कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस की भी सुविधा दी जा रही है, राइट। तो ये सब मेजर्स हैं जो हमने प्रिजनर्स के लिए देखें। देन प्रिजन एक्ट 1984 में साथ ही साथ जो प्रिजन एक्ट 1984 का, प्रिजन एक्ट 1900 और ट्रांसफ़र ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1950, इन्हें भी रिव्यू किया गया, राइट। इन्हें भी रिव्यू किया गया और इनके जो अच्छे पॉइंट थे वो भी मॉडल एक्ट में एसिमिलेट किया गया, ठीक है। अबाउट प्रिजनर्स एक्ट 1894 के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। प्रिजनर्स एक्ट 1894, तो ये पहला एक ऐसा लेजिस्लेशन था दैट गवर्न द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजनर्स, राइट। पहला लेजिस्लेशन था, ये हमें ध्यान रखना। 1894 का प्रिजन एक्ट जो है पहला ऐसा लेजिस्लेशन था जो कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखता है प्रिजनर्स का, राइट। इट इज़ बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रिजन डिसिप्लिन कमिटी, प्रिजन डिसिप्लिन कमेटी की रिकमेंडेशन से इसको बनाया गया था, जिसे लॉर्ड मकाउले ने अपॉइंट किया था, ठीक है। प्रिजन डिसिप्लिन कमेटी को लॉर्ड मकाउले 1936 में अपॉइंट किया था। उसी के आधार पे प्रिजन एक्ट 1894 आया। इसके अकॉर्डिंग प्रिजन क्या है, व्हाट इज़ प्रिजन, तो प्रिजन वही किसी को जेल में बंदी कर देना, वही दैट इज़ प्रिजन। एनी जेल और प्लेस वेयर परमानेंटली और टेम्परेरली, कोई भी जेल या फिर कोई भी प्लेस जिसको जो कि परमानेंटली और टेम्परेरली फॉर डिटेंशन ऑफ द प्रिजनर्स, मतलब किसी को कैद में रखने के लिए टेम्परेरी रूप से या फिर परमानेंट रूप से किसी जेल को या किसी प्लेस को बनाना, वही प्रिजन है। एक्सक्लूडिंग द पुलिस कस्टडी, ठीक है। पुलिस कस्टडी को वो प्रिजन नहीं मानते। एंड सब्सिडरी जेल भी प्रिजन नहीं है, ओके। ओके फ्रेंड्स, तो इट ऑल्सो लेड द फॉर द प्रिजनर्स, ओके। तो इसमें कुछ एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ और विजिट्स, ये सब की भी बातें लिखी हुई हैं, तो ये हमने देख लिया। तो आगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, लीगल सेफगार्ड्स वगैरह प्रिजन के लिए दे रखे हैं। जैसे 7 शेड्यूल में ये जो भी प्रिजन से रिलेटेड चीज़ें हैं, डिटेन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये स्टेट लिस्ट के अंदर आती हैं, एंट्री नंबर 4 लिस्ट 2। और इनका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिजन का एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट ही देखती है। और ये हमने तो देखा आर्टिकल 39A, जिसमें फ्री लीगल एड की बात कर गई है। साथ ही साथ अदर इम्पॉर्टेंट एक्ट्स भी हैं जो कि प्रिजनर्स एक्ट 2003, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022, ये सारे एक्ट भी प्रिजन से रिलेटेड है। कुछ जुडिशियल केसेस भी हैं जो कि ये आप देख लीजिएगा, राइट।
ओके, तो कुछ अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स भी हैं, जैसे आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 के अंदर, आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी पावर है कि वो कंप्लीट जस्टिस दे सकते हैं किसी के साथ भी, किसी को भी कंप्लीट जस्टिस दे सकते हैं, ये इनके पास पावर है, राइट। ये तो पावर है ही। बिटवीन द पार्टीज़ एट टाइम्स, जब कोई लॉ या फिर स्टैट्यूट किसी को रेमेडी देने से कमज़ोर पड़ जाता है, किसी को रेमेडी ढंग से अच्छे से नहीं दे पाता, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि कंप्लीट जस्टिस दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो इसी पावर को यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डाइवोर्स डायरेक्टली ग्रांट किया, वेयर द मैरिज हैज़ इरिट्रेवेबली ब्रोकन डाउन, जहाँ पे शादी पूरी बुरी तरह से टूट गई, और डिस्पेंसिंग विथ द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, जो पीरियड भी कंप्लीट हो चुका है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, तो उसमें इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 की पावर यूज़ करते हुए कंप्लीट जस्टिस दे दी, राइट। दैट्स वाई इट केम इनटू द न्यूज़। और हमें क्या चीज़ याद रखना है, आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट की पावर, राइट। कुछ जजमेंट भी हैं 142 से रिलेटेड, ये देख लीजिएगा। ओके, तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपेल, प्रोमिसरी एस्टोपेल का डॉक्ट्रिन क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एग्रीमेंट, राइट। इट इज़ अ टाइप ऑफ एग्रीमेंट और प्रॉमिस। तो ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ है, तो ये हम देख लेते हैं। तो प्रोमिसरी एस्टोपल है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। द कॉन्सेप्ट डेवलप्ड इन द कॉन्ट्रेक्चुअल लॉज, कॉन्ट्रेक्चुअल लॉज में ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। इट प्रिवेंट प्रोमिसर्स फ्रॉम बैकिंग आउट ऑफ द एग्रीमेंट, जो भी आपने एग्रीमेंट किया, जो भी किसी ने प्रोमिसर ने जो भी एग्रीमेंट किया है, उससे उसको रोकने के लिए कि वो उस एग्रीमेंट से पीछे ना हटे, राइट। और अगर वो ऐसा करता है, वो फेल हो जाता है अगर एग्रीमेंट को पूरा करने से, तो उसे कंपनसेशन भी भरना पड़ सकता है। ओके, तो नॉर्को एनालिटिक्स टेस्ट क्या है? नॉर्को टेस्ट के में जिसमें कि पेंटोथल, सोडियम पेंटोथल का यूज़ होता है, जिसको हम ट्रुथ सीरम भी कहते हैं, ट्रुथ सीरम, जो कि किसी व्यक्ति की सेल्फ कॉन्शियसनेस को कमज़ोर कर देता है, कम कर देता है, जिससे वो जो भी बातें उससे पूछी जाती है वो ठीक ठाक तरीके से बता देता है अनकॉन्शियसली, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सेल्वी वर्सेस अदर्स एंड सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अनदर्स 2010 केस में ये कहा कि नॉर्को एनालिटिक्स, ब्रेन मैपिंग एंड पॉलीग्राफ टेस्ट, ये तीनों जो भी ट्रुथ सीरम किया गया, नॉर्को एनालिटिक्स किया गया, ब्रेन मैपिंग किया गया, पॉलीग्राफ टेस्ट किसी कैदी के साथ किया जाता है, तो इसको कैन नॉट बी कंडक्टेड ऑन द पर्सन विदाउट हिज और हर कंसेंट। और साथ ही साथ ये भी कहा कि इसे हम प्राइमरी एविडेंस नहीं मान सकते, जो भी अगर कंसेंट दे भी दिया तो इन्हें हम प्राइमरी एविडेंस नहीं मान सकते, राइट। नॉर्को एनालिटिक्स, ब्रेन मैपिंग एंड पॉलीग्राफ टेस्ट, इनको सबसे पहले तो बिना कंसेंट के करना नहीं है, दूसरा चीज़ इन्हें हम प्राइमरी एविडेंस नहीं मानेंगे कोर्ट में, राइट। सॉरी, नॉर्को एनालिसिस की रिपोर्ट को प्राइमरी एविडेंस नहीं मानेंगे कोर्ट में, राइट। बाकी दोनों की बात नहीं कही गई है। ओके, इसी से रिलेटेड दो आर्टिकल्स हैं, जो कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और आर्टिकल 21, ठीक है। 20 क्लॉज 3 में हम देखते हैं कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन से हमें उसके अगेंस्ट राइट है कि हम अपने आप के खिलाफ ही सबूत कुछ नहीं दें, इसका हमें अधिकार है। दूसरा चीज़, हमारे पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी का भी अधिकार है, राइट। हाउएवर एनी इन्फॉर्मेशन जो कि वॉलेंट्रीली एडमिनिस्ट्रेड टेस्ट में दिया जाए, उसे हम एडमिट कर सकते हैं। अगर कोई वॉलेंटरली कोई इन्फॉर्मेशन देता है, तो या फिर हम कुछ ऐसे डिस्कवर करते हैं, तो उसे हम इसे एडमिट कर सकते हैं, राइट। ओके, रेक्यूज़ल बाय द जजेस, व्हाट इज़ रेक्यूज़ल? ये कुछ कॉन्सेप्ट है रेक्यूज़ल इज़ बेसिकली पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी जैसे जज हैं, कोई केस इनके पास आया और उसमें उनका कोई इंटरेस्ट, मतलब हो सकता है कि किसी उन जज साहब से बायसनेस हो जाए उस केस में, तो दैट्स वाई वो जज अपने आप को उस केस से विड्रॉ कर सकते हैं, उनके पास ये अधिकार है, राइट। तो वेन एवर देयर इज़ अ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो जज जो है उस टाइम पे रेक्यूज़ कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं उस केस से, प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो बायसनेस ना हो जाए मेरे से, राइट।
तो सो दैट उस केस को वो किसी दूसरे किसी दूसरे जज के पास ट्रांसफ़र हो सकता है, राइट। तो इसी से रिलेटेड था रिक्यूज़ल ऑफ जजेस। इसी से कुछ रिलेटेड रिक्यूज़ल्स इसमें दे रखे हैं। एक ऑटोमेटिक रिक्यूज़ल होता है, और जब कोई पार्टी रेस करती है प्ली फॉर रिक्यूज़ल, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया रिक्यूज़ करने के लिए हिमसेल्फ फ्रॉम हियरिंग द प्ली, कोई प्ली थी जिसको हियर करने से इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, रिलेटेड टू आईपीएस ऑफिसर केस, राइट। इंडिया में ऐसा कोई भी कोडिफाइड रूल्स नहीं है रिगार्डिंग रिक्यूज़ल्स, ठीक है। ये पूरा जज का डिस्क्रिशन है कि वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और इसी के रिलेटेड ये टॉपिक था। ओके, देन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम इन सुप्रीम कोर्ट। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम क्या है? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, इसके नाम से ही पता लग रहा है, एडवोकेट जो कि रिकॉर्ड में है, राइट। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इज़ अ लॉयर इन इंडियन लीगल सिस्टम हु इज़ रजिस्टर्ड और ऑथराइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वो लॉयर हैं जो कि अपने आप को रजिस्टर करवा रखे हैं और ऑथराइज्ड हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस कोर्ट में, राइट। कोर्ट में तभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब उनका AOR बना हो, AOR रिकॉर्ड हो, राइट। एडवोकेट एक्ट के अंदर दो तरह के एडवोकेट हैं, पहला सीनियर एडवोकेट और दूसरे एडवोकेट। तो अगर सीनियर एडवोकेट का AOR नहीं बना ना, तो उस केस में भी सीनियर एडवोकेट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में। तो ही ऑल्सो मस्ट हैव द AOR। तो ये लिखा है ना, सीनियर एडवोकेट इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू अपीयर विदाउट द AOR इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो अगर उनका AOR नहीं है तो, राइट। देन आर्टिकल 145 में AOR का सिस्टम का प्रोविज़न मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट इन एक्सरसाइज रूल मेकिंग पावर। सुप्रीम कोर्ट जो है रूल मेकिंग पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 145, जिसके तहत वो AOR सिस्टम का प्रोविज़न बनाया है। AOR आर्टिकल 145 में मेंशन नहीं है, आर्टिकल 145 से सुप्रीम कोर्ट रूल मेकिंग पावर लेती है, और रूल मेकिंग पावर के माध्यम से इन्होंने AOR सिस्टम बनाया, राइट। देन सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के अंदर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे रखा है AOR के लिए, ठीक है। तो सिर्फ जो वही AOR पर्सन जो कि इंटाइटल्ड टू फाइल एनी मैटर और डॉक्यूमेंट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ उनके पास ये अधिकार है, वही चीज़ दे रखी है, राइट। देन फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम क्या होती है? ये 2019 में लॉन्च की गई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो कि इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, राइट। ये इसमें सेंटर का जो शेयर होता है फंडेड फ्रॉम निर्भया फंड से सेंटर का शेयर फंड होता है। इसका मेन एम क्या है? वही इन्हेंसिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर वीमेन, ठीक है। देन डेडिकेटेड कोर्ट्स वगैरह इसके लिए डिज़ाइन किए जाएंगे, जो कि रेप के केसेस को सुनेंगे और पॉस्को एक्ट से रिलेटेड केसेस को सुनेंगे, ठीक है। और जिससे कि फास्ट ट्रैक तरीके से उनका डिस्पोजल हो सके, उस केसेस का डिस्पोजल हो सके, इसलिए इस स्कीम को लागू की गई, ठीक है। साथ ही साथ एक इनेक्टमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 भी आया था, जो कि स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट की बात करता है और डेथ पेनाल्टी तक की बात करता है अगर रेप के ऑफेंडर्स को। और साथ ही साथ फास्ट ट्रैक इसकी स्पेशल कोर्ट की भी बात करता है बनाने के लिए, ठीक है। और FTSCs को जो है नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के साथ भी जोड़ा जाएगा, लिंक किया जाएगा, ठीक है। देन नारी अदालत इज़ अ पार्ट ऑफ संबल सब स्कीम विच इज़ मिशन शक्ति का सब पार्ट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है, और ये स्ट्रेंथन करता है वीमेन की सेफ्टी को, सिक्योरिटी को, और एम्पावरमेंट करता है वीमेन को। साथ ही साथ इट प्रोवाइड द वीमेन विद द ऑल्टरनेटिव ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म अगेंस्ट द पेटी नेचर ऑफ केसेस लाइक हरासमेंट और कर्टेलमेंट ऑफ राइट्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये ग्राम पंचायत लेवल में होता है नारी अदालत, राइट। इट इज़ यूटिलाइज फॉर इंगेजिंग द पब्लिक फॉर अवेयरनेस जनरेशन एंड फीडबैक, ओके। देन न्याय विकास पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है। ये मॉनिटर करता है मॉनिटर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड
इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जुडिशरी रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह प्रोग्राम जो भी चल रहा है उनको मॉनिटर और इम्प्लीमेंटेशन को देखता है, ठीक है। इसी के अंदर न्याय विकास के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भी है और सेंट्रल असिस्टेंस भी मिलता है इसमें, जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्ट हॉल्स एंड रेसिडेंशियल यूनिट्स, ये सारी चीज़ इनके देखने का काम होता है। फंडिंग हिमालयन स्टेट में वही 90/90 रेशियो 10 का होता है, 100% यूनियन टेरेटरीज़ में और 60/40 का रिमेनिंग स्टेट्स में, ठीक है। जस्टिस क्लॉक क्या होते हैं? जस्टिस क्लॉक इट इज़ लाइक अ मैप, राइट, जो भी प्रोवाइडिंग द बर्ड आई व्यू ऑफ द कोर्ट रिलेटेड डाटा से जो भी रिलेटेड बातें हैं उसमें एक मैप की तरह दर्शाया जाता है, जिससे लोगों को देख के उसको समझने में आसानी हो। ये स्टेक होल्डर्स वगैरह को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए होता है, ठीक है। ओके, देन टेक्नोलॉजी इन द जुडिशरी में वही डिजिटलाइजेशन ही हो रहा है। हम लोग भी देख रहे हैं कि अब यूट्यूब वगैरह में भी रिकॉर्ड्स हमें हाई कोर्ट और कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो डिजिटलाइजेशन ऑफ लोअर कोर्ट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसी से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं, फॉर एग्जांपल ई कोर्ट मिशन, देन इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS, जो कि ट्रांसफ़र ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन और डाटा शेयरिंग मैकेनिज़्म है, ठीक है, ICJS। देन फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन फॉर इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड, फास्टर ये सुप्रीम कोर्ट का है, जो कि कोर्ट ऑर्डर्स को बहुत आसानी से ट्रांसफ़र कर सकता है और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक ऐसे ही सुवास करके एक स्कीम है, जो कि सॉफ्टवेयर कोर्ट विधित अनुवाद सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये एक ट्रांसलेट इंग्लिश जजमेंट इनटू द रीजनल लैंग्वेज, ट्रांसलेटर टाइप का चीज़ें है, जो कि रीजनल लैंग्वेज में जजमेंट को कन्वर्ट कर देता है। एंड ऐसे ही ESCR पोर्टल होता है, जो कि जो भी जजमेंट कोर्ट के एपेक्स कोर्ट के जजमेंट हैं उनको डिजिटल वर्जन में कन्वर्ट करता है, राइट। देन नेक्स्ट है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, जो कि रिलीज बाय द टाटा ट्रस्ट इन कोलैबोरेशन विथ द सेवरल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लाइक दक्ष, इंक्लूडिंग दक्ष विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, इन सब के साथ जो है मिलके इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी करें, जिसमें कि स्टेट की प्रोग्रेस जो कि रैंक्स हैं, जो भी उनकी प्रोग्रेस हो रही जुडिशल सिस्टम से रिलेटेड, कि उनका जुडिशरी कैसा है, पुलिस सिस्टम कैसा है, प्रिजन्स कैसा है, लीगल एड कैसा है, ये सारी चीज़ें, ये जो जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज़्म कैसा चल रहा है, तो ये सारे से रिलेटेड रैंक्स को पब्लिश करता है, जिससे उनके बीच में कंपटीशन आए और वो अपने स्टेट्स अपने उसमें सुधार करें, राइट। तो ये हो गया अपना इंडियन जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट का, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने थर्ड और फोर्थ टॉपिक हमने पॉलिटी PT 365 का आज कंप्लीट कर लिया। इसी तरह 2 पार्ट और आएंगे, जिसमें हम बाकी की पॉलिटी का पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, और लोगों को, अपने फ्रेंड्स को लेक्चर्स को शेयर कीजिए, ठीक है। जो भी पार्ट अच्छा लगा उसे कमेंट करिए आप, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए AIM IAS PCS को, ठीक है। ओके, थैंक यू।